हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में हम लोग एक नया जो चैप्टर होगा उसको हम लोग शुरू करेंगे। जिस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स हमें और देख जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा और नया नया आइडियाज़ भी हमें मिलते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स का जरूरत क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर पार्टनरशिप्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, बैलेंस शीट और पीएल, जो पार्टनरशिप्स का जो करंट अकाउंट है ये सब करे थे। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब ये होता है पार्टनरशिप्स फर्म के अंदर अगर किसी भी दोनों पार्टनर या कुछ कोई भी पार्टनर्स अगर काम करने में अनएबल हो और for example kuch unwind situation is coming or situation is arising and after that the next partner is unable to working these things and partnership ratio and reconstitutions is needed in that time। तो उस समय इसको रिकॉन्स्टिट्यूशंस करना पड़ता है। हम लोग देख सकते हैं कि एक पिंकू है और एक पिंकी है। तो ये दोनों एक फर्म के अंदर काम करता है, मतलब फर्म में इनका हिस्सेदारी है, ये दोनों पार्टनर्स है। और उस फर्म का जो प्रॉफिट हुआ था वो 60,000 हुआ था उससे पहले सेशन में। तो दोनों को 30,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज ये पैसा मिला। लेकिन उसके नेक्स्ट जो सेशन है, पिंकी हैज टोल्ड कि आई हैव सम प्रॉब्लम, सो आई एम नॉट विड्रॉ माई कैपिटल but I will be not physically attending and operating this work। हम कैपिटल रखेंगे लेकिन उसको हम लोग मैं बिजनेस के अंदर जो काम है वो सब हम मैं नहीं कर पाऊंगा। सो दैट इज वाई पिंकू बोला नो प्रॉब्लम, मैं हम लोग एक पार्टनरशिप का जो डील है उसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट होगा शेयरिंग रेशियो वो 1:1 होगा। मान लेते हैं प्रॉफिट जो है वो 60,000 सेम है, तो इनका क्या होगा? इनका जो प्रॉफिट होगा ये 40,000 होगा और इनका होगा 20,000 रुपीज। ठीक है। सो पिंकू को यहाँ पे 30,000 प्लस 10,000 मिलता है और पिंकी को 30,000 माइनस 10,000 ये मिलता है। सो यहाँ पे 10,000 रुपीज का पिंक पिंकू के पास ये होता है गेन। ठीक है, इसको बोला जाता है गेन स्टूडेंट्स, मतलब वृद्धि होना। और इनको यहाँ पे 10,000 रुपीज का सैक्रिफाइस। ठीक है, सैक्रिफाइस देखने को मिलता है। सो ये होता है सैक्रिफाइस और गेन। बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशंस में ये सब जो रेशियोज है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आता है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका जो बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज भी है। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। चलिए इसको हम लोग थोड़ा इनलाइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनका ये जो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें इनका जो ओल्ड रेशियो था फॉर पिंकू का 1.5 था, 1 एंड पिंकी का भी सेम था, दोनों को बराबर बराबर मिलना था। लेकिन शेयर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ इसमें चेंज होने के कारण यहाँ पे इनका जो न्यू रेशियो था वो था 2/3 माइनस 1/3। तो इसका हम लोग एरिथमेटिकली अगर एलसीएम लेंगे और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को बोथ ऑफ सेगमेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा 3 - 4 एंड 3 -
2. सो आंसर विल बी -1/6 और यहाँ पे 1/6। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि -1 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे गेन हुआ है और यहाँ पे हुआ है सेक्रीफाइस। ठीक है, ये बोला जाता है गेन और इसको बोला जाता है सेक्रीफाइस, क्योंकि कोई ना कोई एक पार्टनर को, कोई एक जन को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, नहीं तो जाके ये जो 60,000 जो लिमिटेड प्रॉफिट है इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और ये जो लिमिटेड प्रॉफिट है इसको ही हम लोग जो शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर चेंज करते हैं और उसके बाद जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको प्रॉफिट एंड गेन और सेक्रीफाइस बोला जाता है। ठीक है, सब यहाँ पे रीजन फॉर changing change to प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कौन कौन सा रीजन है जिसके कारण जाके ये प्रॉफिट शेयरिंग लॉस को चेंज करना पड़ता है? सो रीजन नंबर ए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज। नंबर बी, रेपुटेशंस और गुडविल। नंबर सी, यहाँ पे रेव जो नंबर सी यहाँ पे होगा जो चेंज टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, तो यही बेसिकली कारण होता है जहां पे हम लोगों को रिकॉन्स्टिट्यूशंस मिल सकता है। ठीक है, देखने को मिल सकता है कि अगर कोई एसेट और लाइबिलिटीज के अंदर रिवैल्यूएट करना पड़े तो कोई पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू उस सिचुएशंस के, मतलब उस सेशंस का कंटिन्यू होने मतलब वो जो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो उसी समय अगर कुछ सिचुएशंस अनबाइंड हो तो उस सिचुएशंस को हम लोग रिवैल्यूएट करते हैं, और एसेट एंड लाइबिलिटीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन रेपुटेशन एंड गुडविल। गुडविल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स होता है, तो इनके कारण भी जाके ये चेंजेस होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस चेंज जब होता है तो उस समय पे भी इसको चेंज हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो गुडविल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये बेसिकली जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ये गुडविल के ऊपर ही ज़्यादातर हम लोग देख सकते हैं। वेरी ऑफन वी हैव सीन कि इट इज डिपेंडिंग ऑन द गुडविल। ओके, सो समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग देखेंगे दोनों रेपुटेशंस के अंदर कैसे काम करता है। जैसे हम लोग संजू टी एंड रंजू टी, इन दोनों को हम लोग देख सकते हैं कि दोनों चाय बेचता है। ठीक है, ये जो संजू टी है, संजू अपना एक कप चाय 15 रुपीज के अंदर बेचता है। ठीक है, और जो रंजू है ये एक कप चाय को सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी विल बी सेम है, लेकिन उसको 5 रुपए के अंदर बेचता है। तो इसका रीजन क्या हुआ? रंजू भी तो यहाँ पे सेम सेम इंग्रेडिएंट्स, सामान सब कुछ सेम होने पर भी संजू उसको 15 रुपीज में बेचता है, क्योंकि संजू के पास 30 इयर्स का एक रेपुटेशन है, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से संजू चाय वाला को सभी पहचानता है। सो दैट इज वाई संजू के पास एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट करने का एक बहुत ही एक जो पावर इनके पास है।
वो अपना प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट भी कर सकता है। ठीक है, एक रेपुटेशंस आपके पास अगर ज्यादा हो तो संजू और रंजू दोनों चाय वाला एक एक कप चाय बनाने के लिए सेम सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मिल्क, शुगर, क्वालिटी सब कुछ ऐड करने के बाद भी ये 5 रुपीज के अंदर 5 रुपीज से ज्यादा अपना एक कप चाय को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि अगर जहां ये बेचना चालू किया वो कस्टमर लौट के ये संजू चाय वाला के पास आ जाएगा, क्योंकि संजू चाय वाला के पास 30 इयर्स का जो रेप्यूटेशन है और इसका तजुर्बा ये कहता है कि जो मतलब एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस एक बिजनेसमैन है। और बिजनेस का नियम यही है कि बहुत ज्यादा समय अगर पुराना हो जाए तो कस्टमर विल बी कि बिलीव ऑन दिस पर्टिकुलर, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है। सो दैट इज वाई रंजू के पास भी कस्टमर आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो अपना जो प्रॉफिट है उसको मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट के अंदर अपना चाय को बेचता है। ठीक है, तो ये होता है गुडविल। तो उस हिसाब से और एक एग्जांपल के साथ हम लोग जानेंगे कि अ, एक गुडविल कैसे इम्पैक्ट करता है। एक डॉक्टर के पास अगर मान लीजिए कहीं पे आप बीमार होते हो, बीमार होने से आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके पास दोनों ऑप्शंस है, एक मिनिमम फिजिशियंस है और एक एक्सपर्ट है। मिनिमम फिजिशियंस के उधर में आप जाओगे तो आपके पास 2 से 3 हजार रुपए में वो काम को अपना पूरा कंप्लीट करवा देगा। लेकिन आप जहां एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हो तो उनके पास वो आपको बोलेगा कि ये टेस्ट करा दो, वो टेस्ट करा दो, ये रिपोर्ट बना दो, ये फिर जाके वो अपना प्रिस्क्रिप्शन में आपके लिए दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब हो रहा है तो उस हिसाब से उनके पास उनका बिल हो गया कुल मिला के मान लीजिए 40 to 50 थाउजेंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो 3,000 रुपीज में काम हो रहा था ना पहला ऑप्शन के अंदर, तो फिर भी हम लोग तो बेस्ट के पास ही जाते हैं ना। सो ये इम्पैक्ट करता है गुडविल में, ये इम्पैक्ट करता है सीनियरिटीज में, ये सीनियरिटीज और गुडविल रेपुटेशन को बिल्डअप करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसीलिए गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे ओवर द लॉन्गर पीरियड टाइम longer period of time, huge probability to customer will come to old place। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बिजनेस का नियम होता है, गुडविल के प्रोस्पेक्टस से हम लोग अगर देखें कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर के पास चॉइस रहता है। जो सबसे पुराना बिजनेस होता है वो बिजनेस के अंदर उस बिजनेस के अंदर कस्टमर पुराना प्लेस में लौट के आता है। ठीक है, तो इसी कुछ सिचुएशंस को हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है एक बिजनेस को कंटिन्यू करने में। चलिए हम लोग देखते हैं कि वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का मतलब ये होता है कि एज पर AS 26 माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसको इंटेंजिबल एसेट एसेट्स को जो हम लोग इंप्यूट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी जो AS 27 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के अंदर ये जानने को मिलता है कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट का मतलब ये होता है कि हम उस एसेट को फील कर सकते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते, सो दैट इज व्हाई इट इज इंटेंजिबल एसेट। ये कंप्यूट करा नहीं जाएगा कभी, तब तक जब तक उसमें कोई मॉनेटरियल ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। अगर देखा जाता है कि वैल्यूएशंस गुडविल के लिए कोई मॉनेटरियल ट्रांजैक्शंस फर्दरली होता है तो जरूर जरूर उसमें हम लोग AS 26 के अंदर उसको कंप्यूट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल के अंदर हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलेगा, एक है परचेज गुडविल, एक होता है नॉन परचेज। अच्छा स्टूडेंट्स, परचेस एंड नॉन परचेस का हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सो परचेस गुडविल का मतलब क्या होता है, जो इस एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम लोग खरीद पाते हैं, खरीद सकते हैं और उसको खरीद लेने के बाद हम लोग उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि आइडिया ने जो आइडिया जो टेलीकम्युनिकेशन है वो वोडाफोन को परचेस कर लिया था। तो वोडाफोन आइडिया उसके बाद बन गया। वोडाफोन का भी कुछ रेपुटेशन था, गुडविल्स था, उसका भी एग्जिस्टिंग कस्टमर था, लेकिन वो अपना कुछ सिचुएशंस ऐसा होने के कारण वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करने में असक्षम था। सो आइडिया हैज परचेज दिस वोडाफोन बिजनेस, एंटायर बिजनेस विद द गुडविल। सो और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नॉन परचेस गुडविल का मतलब ये होता है टाटा ग्रुप का जो गुडविल है, हम लोग रेप्यूटेशन देख पाते, ये दुनिया का किसी भी जगह में टाटा अपना बिजनेस को एग्जिस्ट किया है। और ये जो इनका जो गुडविल है, ये गुडविल कहीं से भी किसी से लिया हुआ नहीं है, ये अपना कैपेबिलिटीज के ऊपर अपना बिजनेस को कंस्ट्रक्शंस किया है। तो ये होता है नॉन परचेस गुडविल। बेसिकली हम लोग देख पाते हैं कि एक बिजनेस जो है कुछ पॉइंट्स का बेसिक पॉइंट्स पर आधारित होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स होता है जो गुडविल को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है। क्या वो होता है? QGLP। QGLP QGLP का मतलब क्या होता है? QGLP का मतलब क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड रीजनेबल प्राइस। स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी में क्या होता है। एक अच्छा बिजनेस क्वालिटी का मतलब ये होता है कि उसका गुड प्रोडक्शंस, गुड प्रोडक्ट, गुड मैनेजमेंट सिस्टम्स, गुड ट्रांसपोर्टेशंस, गुड लोकेशंस। ठीक है, अगर एक बिजनेस के अंदर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो वो बिजनेस बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट ही चाहिए और उसका मैनेजमेंट अगर अच्छा हो, एक मैनेजमेंट सिस्टम्स अच्छा होने से बिजनेस कितना भी सर्वाइवल स्टेजेस में होना क्यों, ये मैनेजमेंट उसको उससे बाहर करके एक ना एक दिन उसको अच्छी जगह पे, अच्छा सिचुएशन में पहुंचा ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपका बिजनेस ऐसा कुछ जगह में हो जहां से आपका जो फ्लाइट्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे है एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जहां से आप अपना सामान को
बेचने के लिए ले जा सकते हो और सामान मंगवा भी सकते हो। तो वो अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा उसको माना जाता है। और अच्छा लोकेशंस, अच्छे लोकेशंस में एक बिजनेस होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अगर अच्छा क्राउड्स होगा तो पॉसिबिलिटीज है कि वो उस जगह में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कस्टमर भी आए। देन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि फ्यूचर फ्यूचर पोटेंशियल्स ऑफ द ग्रोथ, मतलब फ्यूचर में उसका कोई ग्रोथ का पोटेंशियल्स है, कुछ चांसेस है कि अपना कुछ दमखम ऐसा है कि उसको ऐसा लगे कि उस बिजनेस को हम लोग फ्यूचर में भी देख सकते हैं। क्या 10 साल के बाद ये बिजनेस जिंदा रहेगा? क्या उसका प्रोडक्ट या सामान जो भी है वो खरीदा जाएगा कस्टमर के द्वारा? और भी होगा कि इनोवेशंस, स्टूडेंट्स यहाँ पे इनोवेशंस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। क्यों? इनोवेशंस का मतलब ये होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड, वो हर एक मोमेंट्स के अंदर चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब चेंजेस आने के साथ साथ क्या इस पर्टिकुलर बिजनेस अपना बिजनेस मॉड्यूल को भी चेंज कर रहा है, क्या अपने आप को भी एजुकेटेड कर रहा है, क्या हर एक दृष्टिकोण से जो इनको कम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाएगा, क्या कंपटीशंस के अंदर उनको लेके खड़ा करेगा, तो उस हिसाब से क्या अपने आप को उस समय वो स्ट्रांग रख पाएगा, सस्टेन करा पाएगा। नया नया कुछ नॉलेजेस इसके पास क्या है, क्या वो उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए वो अपना फ्यूचर को ऐसे ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होता है ये फ्यूचर ग्रोथ को इंडिकेट करता है। देन लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेन, ये क्या सस्टेन कर सकता है? सस्टेनेबिलिटी, क्या इनके पास मोनोपोली आइडियाज है? ठीक है, तो ये होता है लॉन्जिविटी। क्या अपना बिजनेस को ये बहुत ओवर द लॉन्गर पीरियड टाइम के अंदर ये सस्टेन करा पाएगा? मोनोपोलिस आइडियाज होगा, क्या ऐसा कोई यूनिकनेस है इनके पास जो ये प्रोड्यूस तो करता है और कस्टमर देख के भाग के सीधा इसके पास ही आता है? अगर ऐसा होता है कि कस्टमर कस्टमर को एक चीज चाहिए और वो सामान यही पर्सन बेचता है, तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ठीक है, कस्टमर सीधा आएगा और इनके पास ही वो सामान खरीदेगा। तो ये होता है मोनोपोलिस्ट आइडिया। नेक्स्ट होता है रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस का मतलब ये होता है कि आप एक वैल्यूएशंस को क्रिएट विथ मिनिमम प्राइस। ठीक है, क्रिएट मोर वैल्यूएशंस विथ मिनिमम प्राइस। सी, यहाँ पे रीजनेबल प्राइस का मतलब ये होता है आपको कस्टमर को सामान बेचना है लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा देके और पैसा भी कम से कम उससे लेना है, ताकि कस्टमर को भी ऐसा लगे कि इस बिजनेस में हमारे लिए भी सोचा जाता है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग इसको रिवाइंड कर लेते हैं। ये रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स के अंदर दोनों पार्टनर्स में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये प्रॉफिट कोई एक जन गेन करता है, ठीक है, और कोई एक जन सैक्रिफाइस करता है। तो इसका जो रेशियो बन के आता है, हम एरिथमेटिकली उसको समझने की कोशिश की। सो इसमें हम लोगों को देखने को मिला कि ये टोटल गेन करता है और ये सैक्रिफाइस करता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप्स के अंदर ये सब जरूरत होने के कारण जब रेप्यूटेशन और गुडविल बढ़ता है, चेंज ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज होता है, ये सब कारण जब होता है ना, तो उस समय ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स की जरूरत होता है।
जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है रेपुटेशंस और गुडविल, जो इम्पैक्ट करता है संजू टी और रंजू टी, दोनों चाय वाला को एक ही कप चाय जो होता है वो 15 रुपए में और एक 5 रुपए में बेचता है। उनका प्रोडक्ट क्वालिटी सेम सेम है। क्यों? एक के पास बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, वो बहुत लॉन्ग पीरियड से ये अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, इसके पास बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, बहुत ज्यादा जो कस्टमर है इनको जानता है ओवर बहुत सालों से, और रंजू सिर्फ और सिर्फ दोनों 2 साल से ही आया है। तो यहाँ पे जो लॉन्गर पीरियड का एक हम लोग देखते हैं ड्यूरेशन, ये बहुत ज्यादा अहमियत है, जो एक बिजनेस प्रोग्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और सुपर प्रॉफिट के अंदर भी ये अपना प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। दोनों को अगर 2 रुपए 3 रुपए खर्च हो एक चाय कप के अंदर, इनको 12 रुपए और इनको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ह्यूज पॉसिबिलिटी कस्टमर विल बी कम टू ओल्ड प्लेस। कस्टमर का यही लॉजिक होता है कि जहां पे बेस्ट होगा, जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, उनके पास ही हम लोग जाएंगे। जैसे हम लोग डॉक्टर के बारे में जाना कि हम लोग ज्यादा पैसा हमारे पास हमको एक्सपेंस करना हो, क्यों क्यों ना हम लोग एक्सपेंस करें, फिर भी हम लोग जाएंगे बेस्ट के पास, सो हम लोग जाएंगे। सो वैल्यूएशन, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर अगर मॉनिटरियल कोई ट्रांजेक्शन हो, तो उस समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम लोग ऑब्वियस रीजन के अंदर कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं परचेज गुडविल का एक पोर्शन और नॉन परचेज गुडविल का एक पोर्शन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर। सो आइडिया वोडाफोन उनमें से एक है कि वोडाफोन एक बार बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहा था कि इनके लिए बिजनेस टिका पाना ही बहुत मुश्किल था, तो आइडिया ने क्या किया, इसको परचेज कर लिया विद गुडविल। और टाटा टाटा तो नॉन परचेज है, क्योंकि टाटा को कोई खरीदा नहीं है, टाटा ओन कैपेबिलिटीज के अंदर अपना दमखम पे ये रेपुटेशन को कैपिटलाइज किया। ठीक है, और कुछ बेसिक पॉइंट्स भी होता है जहां पे हम लोगों को क्वालिटी, ग्रोथ और लॉन्जिविटी, रीजनेबल प्राइस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी अच्छा होगा, लोकेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगा, तो उसका बिजनेस तो वैल्यूएबल होगा ही। और ग्रोथ के अंदर देखना पड़ेगा कि इनोवेशंस और आइडिया में कितना काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना हो रहा है, फ्यूचर ऑफ पोटेंशियल है कि नहीं, क्या ये आगे 20 साल जिंदा रह पाएगा अपना बिजनेस, इसका जो प्रोडक्शन होगा क्या कस्टमर उसमें खरीदने के लिए इंटरेस्ट पे करेगा कि वो बिजनेस आगे ग्रोथ करे। लॉन्जिविटी, सस्टेनेबिलिटी और मोनोपोलिटिक्स आइडिया के अंदर एक बिजनेस का लॉन्जिविटी डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेंगे और उससे कम से कम पैसा लेंगे। ये सब जो कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस नेक्स्ट जो क्लासेस होगा उसमें जानेंगे, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर हर एक पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी करते करते चलना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।